अच्छा, we are starting with June 23. So this is May, June 2023 और ये पेपर 4 वेरिएंट 2 है। सही है, तो ये हमारा ही वेरिएंट है जिसमें आप अपेयर होते हो। पाकिस्तान में जो वेरिएंट 2 होता है, तो पेपर 4 वेरिएंट 2। ठीक है, तो वी आर स्टार्टिंग विद डेटा रिस्पॉन्स। सेक्शन ए है, डेटा रिस्पॉन्स है। 30 मार्क की होती है, 40 मिनट्स में आपको करनी होती है। कम टाइम में भी हो जाती है वैसे, तो ये 40 मिनट्स लगते नहीं है पूरे, जल्दी हो जाती है। तो सेक्शन ए इसका 23 का पेपर है, जून का। पेपर 4 है, वेरिएंट 2 है। स्टार्ट करते हैं आंसर ऑल पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन वन। ऑब्वियसली इट इज कंपलसरी, सब करने हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पाकिस्तान एंड द बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव, तो BRI। ठीक है, आप जरा सुनते हैं। The BRI is a strategy initiated by China in 2013 that seeks to connect Asia with Africa and Europe via land and sea networks। ठीक है भाई, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने की बात हो रही है। Its aim is to improve the regional integration, increase trade and stimulate economic growth because तो basically इससे ग्लोबलाइजेशन जो है वो बढ़ेगी, इससे जो है वो GDP बढ़ेगा, इससे जो है वो वर्ल्ड आउटपुट बढ़ेगा। इट इन्वॉल्व्स मेजर इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो कि हमने ऑब्वियसली ऊपर ही इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया था कि दे आर टॉकिंग अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। आगे लिखा हुआ है अंडर दी BRI चाइना इज लुकिंग फॉर मार्केट्स विद ग्रोथ पोटेंशियल फॉर देयर एक्सपोर्ट्स। अपने एक्सपोर्ट बढ़ाना चाह रहा है चाइना, तो इसका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा, उसमें एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा, तो चाइना को भी बेनिफिट्स हो रहे होंगे। ऑब्वियसली वो इतनी फौरी क्यों कर रहा है। इन पर्टिकुलर ओपनिंग्स फॉर प्रॉफिटेबल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। Profits in China are falling and overcapacity is widespread। Profits चाइना में कम हो रहे हैं और चाइना में एक्सेस कैपेसिटी जो है वो जाया हो रही है। अच्छा भाई, better direct transport links will encourage growth for China's inland provinces। For example, the China Pakistan Economic Corridor CPEC की यहाँ पर बात हो रही है, जो नवाज शरीफ ने बहुत ज्यादा एनकरेज किया था। This is a $50 billion road building scheme linking an inland province in western China to a newly developed Pakistani port on the Arabian Sea। तो ये कौन से पोर्ट की यहाँ पर बात हो रही है? कौन से पोर्ट की बात हो रही है पता है? कौन सा न्यूली डेवलप्ड पाकिस्तानी पोर्ट है ऑन द अरेबियन सी? गवादर की बात हो रही है, ये पता होना चाहिए आपको। ठीक है, the development offers a shorter and cheaper route for China that exports to Africa, the Middle East and the Europe। अब गवादर का डीप सी पोर्ट है बहुत ज्यादा। मतलब डीप सी पोर्ट का मतलब होता है कि जितनी भी बड़ी आप जहाज लेके आ जाओ पानी का, वो खड़ा हो सकता है वहां पर बड़ी आसानी से, क्योंकि बहुत ज्यादा डीप है, शोर के करीब। सही है। Additionally, the port development includes plans for investment in Pakistan's railway and industrial growth। सही है। अच्छा भाई, आगे क्या लिखा हुआ है? Other projects are focused on energy supply, including coal-fired and nuclear-powered electricity generation, and the development of Pakistan's electricity grid। Pakistan's economy is affected by power cuts, which lead to many firms having their own inefficient diesel generators that increase their cost of production। Obviously, their cost of production will increase, Pakistani firms' ka profit will decrease। The generators are also highly polluting, so this creates an external cost। Health कम होती है इकोनॉमी में, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होते हैं, जो नॉन मटीरियल एलिमेंट्स होते हैं ना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के, वो पाकिस्तान में अच्छे नहीं हैं। A more reliable electricity supply will also benefit households, as cooking can be done without यूजिंग अनहेल्दी सॉलिड फ्यूल्स। ऑब्वियसली इससे कंज्यूमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा जब बिजली की सप्लाई जो है वो यहाँ पर आपकी अच्छी हो रही होगी। सच एज स्ट्रॉ एंड स्टूडेंट्स कैन स्टडी फॉर लॉन्गर इन द इवनिंग। आपको तो बेटा जितनी भी बिजली दे दें फिर भी आप नहीं पढ़ोगे। सही है, ये कह रहा है कि बिजली ज्यादा होगी तो बच्चे ज्यादा पढ़ लेंगे। अच्छा, द कंस्ट्रक्शन मशीनरी used for these infrastructure projects is supplied mainly by China and the projects are supervised by Chinese managers। यहाँ पर कोई मसला नजर आ रहा है आपको इस लाइन में? The construction of the machinery used for these infrastructure projects is supplied mainly by China and the projects are supervised by the Chinese managers। इसका मतलब जो हाई लेवल का स्टाफ है वो चाइना अपना लेके आ रहा है, अनस्किल्ड लेबर हमारा होगा। To pay for these projects, Pakistan takes loans provided by Chinese banks and institutions। चाइना का एक और फायदा कि भाई चाइना से काम करवाने के लिए चाइना से ही लोन ले रहे हैं, तो चाइनीज बैंक्स की इंटरेस्ट इनकम्स जो है वो यहाँ पर बढ़ रही हैं। पाकिस्तान ऑलरेडी हैज आउटस्टैंडिंग फॉरेन डेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली 25% ऑफ द जीडीपी। पाकिस्तान के ऊपर वैसे ही बहुत कर्जा चढ़ा हुआ है IMF वगैरह का, ऊपर से तुम चाइना से लोन्स वगैरह दे रहे हो, और चाइना अपने लोन्स के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वो अपनी डेट्स एक्सटेंड नहीं करता हमेशा।
चाइना इस चीज में बदनाम है कि वो कंट्रीज को फंसाता है, उनको लोन्स देके उनको फंसाता है। जब वो डिफॉल्ट कर जाए तो देयर इज अ रिस्क। आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि भाई पाकिस्तान जो चाइना पे इतना डिपेंडेंट हो रहा है, तो देयर इज अ रिस्क ऑफ डिफॉल्टिंग पेमेंट्स। अगर डिफॉल्ट कर गए और नहीं दे पाए, और पहले ही 25% ऑफ द जीडीपी हमारा डेट है, हम कैसे चाइना को पैसे वापस देंगे? तो ये हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा मसला है। सेलेक्टेड कंपैरेटिव डेटा फॉर चाइना एंड पाकिस्तान। अच्छा भाई, अब इस डेटा को मैं यूज करूंगा जब इसका क्वेश्चन आएगा, सही है। फिलहाल डायरेक्टली क्वेश्चन पे जो है ना जम मारते हैं। अच्छा भाई, पार्ट ए। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय द परचेजिंग पावर पैरिटी। अब परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है? हमारी जो एक्सचेंज रेट की फाइल मैंने आपको दी हुई है उसमें इसकी डेफिनेशन लिखी भी है। परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी इज यूज्ड टू कंपेयर स्टैंडर्ड ऑफ टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कंट्रीज। इट इज यूज टू कंपेयर द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन कंट्रीज। जैसे किस तरीके से यूज होता है परचेजिंग पावर पैरिटी, मैं आपको बताता हूँ। परचेजिंग पावर पैरिटी में एक बिग मैक थ्योरी होती है, जो कि मैं अपने एएस के बच्चों को भी सिखाता हूँ। बिग मैक थ्योरी क्या है? ये आप सर्च करना गूगल पे भी आपको मिल जाएगी, बड़ी मशहूर थ्योरी है, बिग मैक थ्योरी। सही है। अच्छा, बिग मैक थ्योरी क्या है? बिग मैक थ्योरी ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये कहता हूँ कि पाकिस्तान में ना एक बिग मैक 100 रुपए का है, लेट्स से। पाकिस्तान में एक बिग मैक कितने का है? 100 रुपए का, एक अजम्पशन ले रहे हैं। पाकिस्तान में एक बिग मैक बर्गर जो है वो 100 रुपए का है, और यही बर्गर जो है, ये पाकिस्तान है। तो तमीज से लिख लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट हो गया होगा। अच्छा, ये रहा। पाकिस्तान में जो है वो एक बिग मैक जो है वो 100 रुपए का है, और यही बिग मैक जो है वो यूएसए में फॉर एग्जाम्पल $2 का है। अगर इसको मैं और सिंप्लीफाई करूं, तो 50 रुपए शुड बी इक्वल टू $1। ये परचेजिंग पावर पैरिटी है, कि एक चीज जो पाकिस्तान में 100 रुपए की है वो यूएसए में $2 की है। इसका मतलब पाकिस्तान और यूएसए का जो एक्सचेंज रेट होना चाहिए ना, वो 50 रुपीज टू $1 होना चाहिए। पर रियलिटी में कितना है? तो यार ये कंफ्यूजिंग हो रहा है। ऐसे 2 मिनट हो गया, मैं यूएस से पाकिस्तान लिख देता हूँ। मैंने पाकिस्तान यूएस से लिख दिया, इसको यूएस से पाकिस्तान कर देते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा। $2 का एक मैक यूएसए में, तो वही मैक जो है वो पाकिस्तान में 100 रुपए का है। तो $1 शुड बी इक्वल टू 50 रुपीज। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी, द एक्सचेंज रेट बिटवीन पाकिस्तान एंड यूएसए शुड बी $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। पर क्या रियलिटी में ऐसा है? रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर मेरा एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज $1 इज इक्वल्स टू अराउंड 280 रुपए का, कितने का है, 280 रुपीज का है, लेट्स से 280 रुपीज का, लेट्स से, इज ग्रेटर देन दी परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली कितना है? $1 इज इक्वल्स टू 50 रुपीज। इसका मतलब आपका एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज ओवर वैल्यूड। इसका मतलब डॉलर इज ओवर वैल्यूड। इसका मतलब डॉलर इज ओवर वैल्यूड एंड रुपीस इज अंडर वैल्यूड। समझ आया? If the actual exchange rate is greater than the purchasing power parity, इसका मतलब डॉलर इज ओवर वैल्यूड। इसका मतलब डॉलर इज ओवर वैल्यूड एंड रुपीस इज अंडर वैल्यूड। क्लियर है ये चीज? और अगर मैं आपको लेट्स से कहता हूं कि परचेजिंग पावर पैरिटी, अकॉर्डिंग टू द परचेजिंग पावर पैरिटी द एक्सचेंज रेट इज फॉर एग्जांपल $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज, एंड द एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज लेस देन दिस। जैसे लेट्स से मैं कहता हूँ एक्चुअल एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू 25 रुपीज। इसका मतलब ऐसे सिनेरियोज में द डॉलर इज अंडर वैल्यूड। सही है। अच्छा, मैंने यहाँ लिख दिया सर। ऐसे केसेस में डॉलर इज अंडर वैल्यूड एंड रुपीस इज ओवर वैल्यूड। समझ आ गया ये? क्लियर है ये चीज? तो इसको बड़ा सिंप्लीफाई अगर मैं वापस से करूं, बिग मैक थ्योरी क्या होती है? अगर एक बर्गर पाकिस्तान में 150 रुपए का, 100 रुपए का है, और यूएस में $2 का है, तो एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए? $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज। पर रियलिटी में, इफ एक्चुअल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द परचेजिंग पावर पैरिटी, then dollar is overvalued, and if purchasing power parity is greater than actual exchange rate, then dollar is undervalued. Fair है चीज? तो purchasing power parity is used to compare countries standard of countries cost of living. Fair है चीज? तो सवाल हो तो पूछ लो यहाँ पे, आगे बढ़ जाता हूँ। अच्छा, ये बिग मैक के अलावा भी, ये तो खाली मैंने बिग मैक थ्योरी से याद कराया, वरना नॉर्मली एक बास्केट ऑफ गुड्स बनता है।
एक बास्केट ऑफ गुड्स बनता है, जैसे अगर एक बास्केट ऑफ गुड्स में चावल राशन सब है, और पाकिस्तान में वो बास्केट ऑफ गुड 50 रुपए की है, और यूएसए में वो बास्केट ऑफ गुड $1 की है, तो इससे भी कंपेयर हो सकता है। तो खाली बिग मैक थ्योरी याद कराने के लिए मैंने बोला, वरना रियलिटी में तो बास्केट ऑफ गुड्स से होता है। सही है। विच इज बेटर, बीइंग अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड, दैट्स नॉट द क्वेश्चन। वो तो फिर अशर फिर दूसरी चीज पे चले जाता है कि एप्रिसिएशन के क्या फायदे नुकसान है, डेप्रिसिएशन के क्या फायदे नुकसान है। पर ये खाली कॉस्ट ऑफ लिविंग देख रहा है, इसमें कोई मतलब कोई वो नहीं है, और कोई एलिमेंट नहीं है इसमें, यही है बस जो मैंने बताया है। तो ये आपका पार्ट ए हो गया। पार्ट बी में ये कह रहा है, विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम the likely impact of the BRI on both the potential economic growth and the actual economic growth rate of Pakistan। मुझे बताओ पोटेंशियल और एक्चुअल पाकिस्तान में क्या है। अगर BRI का प्रोजेक्ट कर लेते हैं और पाकिस्तान में रोड्स बना देते हैं, और पाकिस्तान में कंस्ट्रक्शन होती है रोड्स की, और पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव हो जाता है, तो इससे एक्चुअल और इकोनॉमिक ग्रोथ पे क्या इंपैक्ट आएगा? दोनों बढ़ेंगे, बहुत ऑब्वियस सी बात है ना। एक्चुअल इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो दोनों बढ़ेंगे। बिल्कुल वजदान, यही बात है। ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पर क्या बोलोगे, आप उसको ये बोलोगे कि जब ये प्रोजेक्ट्स पाकिस्तान में लॉन्च हो जाएंगे, तो आप सबसे पहले तो इसको बताओ व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ। सही है। व्हाट इज एक्चुअल ग्रोथ? एक्चुअल ग्रोथ का मतलब है जब एक कंट्री का एग्रीगेट डिमांड जो है वो बढ़ जाता है। सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप विद इन द पीपीसी से, आप विद इन द पीपीसी से टुवर्ड्स द पीपीसी जाते हो। सही है। बेसिकली एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज का यूज जो है ना वो बढ़ जाता है। और पोटेंशियल ग्रोथ में क्या होता है, कंट्री का प्रोडक्टिव पोटेंशियल बढ़ जाता है। बेसिकली पीपीसी विल शिफ्ट टू द राइट। सही है। इन दोनों केसेस में पाकिस्तान का रियल जीडीपी बढ़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारा बेटा। सही है। नहीं डायग्राम बताओ, है ना डायग्राम, वो सवाल में डायग्राम ही तो बोला है। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम, डायग्राम तो बनानी है ना, वही तो बना रहा हूँ अभी। डायग्राम के बगैर तो मार्क्स ही नहीं देगा। तो यहाँ लिखो कंज्यूमर गुड, अच्छा गुड वाई गुड एक्स भी लिख सकते थे, कोई मसला नहीं है। हाँ, मैं कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड लिख रहा हूँ, बल्कि यहाँ पर कैपिटल गुड लिखते हैं। कैपिटल गुड कंज्यूमर, वैसे कहीं भी क्या लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरी आदत है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। वैसे तो मैं गुड बाय गुड एक्स लिखता हूँ, मैंने बोला A2 है तो कंज्यूमर गुड कैपिटल गुड लिख लेते हैं। तो आपने एक पीपीसी बनाया, करंटली यहाँ पर था, ये एक्चुअल ग्रोथ है, तो ई से E1 इज एक्चुअल ग्रोथ, वाइल पूरा पीपीसी जब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाता है, दिस इज पोटेंशियल ग्रोथ फ्रॉम AB टू CD। सही है। पोटेंशियल ओ लेवल का सवाल था ये। अच्छा आप पार्ट सी देखते हैं। पार्ट सी में कह रहा है, considered with reference to table 1.1 the change in the standard of living in Pakistan and China between 2014 and 2018। मतलब जो टेबल इसने मुझे केस में दी हुई है ना, उसको देख के मुझे एनालाइज करना है, कंसिडर करना है, और इवैल्यूएट, कंसिडर है तो इवैल्यूएशन देनी पड़ेगी। हाँ, कंसिडर करना है कि भाई बताओ कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहाँ पर अच्छा है, तो जरा कंसिडर कर लेते हैं। पार्ट सी यहाँ पर ही कर रहा हूँ मैं, पार्ट सी इधर ही कर रहा हूँ टेबल के सामने। ठीक है, अब जरा सुनना। सबसे पहले तो आप उसको बताओ कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब क्या है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रिप्रेजेंट्स द क्वालिटी ऑफ लाइफ, और ये दो एलिमेंट्स देखता है, ये मटेरियल एलिमेंट्स देखता है, और ये नॉन मटेरियल एलिमेंट्स देखता है। ये मटेरियल एलिमेंट्स देखता है विच आर दी क्वांटिटेटिव फैक्टर्स, और ये नॉन मटेरियल एलिमेंट्स देखता है विच आर दी क्वालिटेटिव फैक्टर्स। तो मटेरियल एलिमेंट्स में यू लुक एट जीडीपी, यार मटेरियल एलिमेंट्स में यू लुक एट जीडीपी पर कैपिटा, वाइल नॉन मटेरियल में आप देखते हो एक कंट्री की एजुकेशन, एक कंट्री की हेल्थ केयर, एक कंट्री का पोल्यूशन, एक कंट्री के वर्किंग आवर्स, HDI। बिल्कुल वही HDI में सब आ जाता है। आप MEW देख सकते हो, आप MPI देख सकते हो। तो सही है। अच्छा अब आप कंपेयर करो जरा। आप मुझे सबसे पहले मटेरियल के बारे में बताओ। मुझे बताओ कि चाइना का जो है जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, पाकिस्तान का भी जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है।
कोई मुझे बता सकता है चाइना का जीडीपी पर कैपिटा कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? चाइना का जीडीपी पर कैपिटा कितने परसेंटेज से बढ़ रहा है? परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो इन दोनों का? परसेंटेज चेंज निकाल सकते हो इन दोनों का जल्दी से? कैलकुलेटर है किसी के पास? न्यू माइनस ओल्ड का फॉर्मूला लगाओ, परसेंटेज चेंज बता दो। फोन से ही कर लो। 27.9 ना, तो बेसिकली 28%। सही है, तो 28% से चाइना की जीडीपी पर हेड बढ़ रही है, और पाकिस्तान की कितने से बढ़ रही है? पाकिस्तान की कितने से बढ़ रही है? 14% से बढ़ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप उसको बोलो कि दोनों का जीडीपी पर कैपिटा बढ़ रहा है, तो बोथ आर बेटर ऑफ, बोथ आर बेटर ऑफ, क्योंकि दोनों कंट्रीज में अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है, दोनों कंट्रीज में पीपल विल बी एबल टू अफोर्ड मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इसका मतलब यहाँ पर दोनों कंट्रीज में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू द जीडीपी पर कैपिटा। ये आपका एक कंपैरिजन हो गया। अच्छा भाई, फिर एक और कंपैरिजन दो। एक और कंपैरिजन यहाँ पर आप दे सकते हो इन टर्म्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आप देखो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट चाइना में भी कम हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाकिस्तान में भी जो है ना वो कम हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जब दोनों कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, जब दोनों कंट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम हो रहा है, तो इसका मतलब दोनों कंट्रीज विल बी बेटर ऑफ, क्योंकि जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, लोगों की इनकम्स जो है वो शायद बढ़ जाएं। तो बोथ कंट्रीज बेटर ऑफ, दोनों कंट्रीज में पीपल की अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं दोनों को फायदा हो रहा है। तो आपने एक और एनालिसिस कर दिया। जीनी कोफिशिएंट, जीनी कोफिशिएंट के अकॉर्डिंगली क्या हो रहा है? जीनी कोफिशिएंट अगर बढ़ता है, इसका मतलब इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बढ़ रही है, याद है? और जीनी कोफिशिएंट अगर कम होता है तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम हो रही है। मुझे बताओ, चाइना का जीनी कोफिशिएंट कम हो रहा है, इसका मतलब चाइना में इनकम्स आर मोर इवनली स्प्रेड, वाइल पाकिस्तान का जो है जी जीसी बढ़ रहा है। तो पाकिस्तान का जीसी बढ़ रहा है, इसका मतलब इनकम्स आर लेस इवनली स्प्रेड। सही है। तो जीनी कोफिशिएंट जब बढ़ता है तो इनइक्वालिटी बढ़ती है, तो पाकिस्तान का जीनी कोफिशिएंट बढ़ रहा है, इसका मतलब पाकिस्तान में इनकम्स आर लेस इवनली स्प्रेड। वाइल चाइना में जीनी कोफिशिएंट कम हो रहा है, तो इसका मतलब चाइना में इनकम्स आर मोर इवनली स्प्रेड। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द मटेरियल डेटा, अगर मैं जीनी कोफिशिएंट से देखूं तो पाकिस्तान में पीपल आर लेस बेटर ऑफ, बिकॉज वहां पर इनकम की इनइक्वालिटी बढ़ रही है। समझ आ गया? मुझे बताओ, कोई मटेरियल डेटा है हमारे पास? और कोई नॉन मटेरियल डेटा है? नॉन मटेरियल, इस टेबल में कोई नॉन मटेरियल डेटा है हमारे पास, मतलब जिससे मैं क्वालिटेटिव फैक्टर्स बता सकूं? तो आप उसको बोलो नो नॉन मटेरियल डेटा। क्वालिटेटिव फैक्टर्स तो है ही नहीं यहाँ पे। तो आप उसको ये चीज बोलो ना, मुझे ये पता चल रहा है कि चाइना और पाकिस्तान में से वर्किंग आवर्स कहाँ पर ज्यादा हैं, ना मुझे पोल्यूशन का यहाँ पर पता चल रहा है, ना मुझे यहाँ पर एचडीआई दिया हुआ है उसने, ना मुझे एमईडब्ल्यू का कोई फिगर दिया हुआ है, तो मैं कैसे बताऊं कि नॉन मटेरियल फैक्टर में कौन ज्यादा ऊपर है और ओवरऑल कंक्लूजन दे सकूं? कह सकते हैं इस इस तरह कह रहे हो, अगर आप ये एलिमेंट समझाना चाह रहे हो तो इस तरह समझा दो, पर जरूरत नहीं है ये बताने की। आप सारे को उसको बोलोगे भाई ये वैल्यूज देख के मैं बता रहा हूँ कि ये जो जीसी अगर जीनी कोफिशिएंट अगर चाइना में कम हो रहा है, तो इसका मतलब इनकम्स आर मोर इवनली स्प्रेड, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि सबको फायदा हो रहा है। ये भी आप कह सकते हो। अगेन ये चीजें फिर आपकी वैल्यूएशन में काउंट होगी। अशर जो आपने पॉइंट बोला, इस्मा जो आपने पॉइंट बोला, अगर आप उसको इस तरीके से खुद एनालाइज अपनी तरफ से बता रहे हो उसको, सही है। तो आंसर तो मैं आपके साथ एंड में डिस्कस, एंड में जो मैं आपको अपना आंसर दिखाऊंगा ही, पर ये हमारे यहाँ पर आंसर होगा। मैं एंड में कंसिडर करके बोलूंगा देयर इज नो नॉन मटेरियल डेटा। तो एक एक प्रॉपर आंसर देना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है हमारे लिए इस डेटा के अकॉर्डिंगली। सही है, ले रहे चीज। अच्छा, अब आ जाते हैं उस पे। बिल्कुल ऐसा ही है, लंबी नहीं करनी फालतू की। अच्छा, पार्ट डी पे आ जाते हैं। ये हमने केस पढ़ते हुए ही कुछ हद तक डिस्कस कर ली थी बातें। मैं पढ़ लेता हूँ आपके साथ, मुझे तो याद है। इवेल्युएट यूजिंग द आर्टिकल the likely impact of the BRI on economies of Pakistan and China in the long run.
भाई ज्यादा फायदा किसको हो रहा है? अगर देखा जाए चाइना को नुकसान तो कुछ भी नहीं है। फायदे नुकसान में पाकिस्तान के बताऊंगा और चाइना के सिर्फ फायदे बताऊंगा। चाइना को तो फायदा ही हो रहा है, चाइना को नुकसान कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। मतलब अगर हम चाइना के एडवांटेजेस की बात करें, चाइना को क्या क्या एडवांटेज हो रहा है? चाइना को पहला एडवांटेज तो ये हो रहा है कि दे आर एक्सपोर्टिंग कैपिटल इक्विपमेंट। ये सारा माल जो कि जिससे कंस्ट्रक्शन हो रही है ये भी सब चाइना दे रहा है। सही है, रेल का सारा इक्विपमेंट ये दे रहा है, बजरी वगैरह सब ये देगा, सीमेंट ये देगा, स्टील ये देगा, हर चीज तो यही लेके आ रहा है। सही है, हर चीज तो यही लेके आ रहा है। सही है, तो फायदा भी तो हो रहा है ना उसको। तो आप उसको ये भी बोलो कि भाई चाइना को जो है वो चीपर एक्सपोर्ट राउट्स मिल जाएंगे अगर वो एक बार ये चीज बना देगा। उसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, उसका एक्सपोर्ट का रेवेन्यू बढ़ेगा। फिर आप बोलो पाकिस्तान लोन भी चाइना से ही ले रहा है, तो चाइना के बैंक लोन जो हैं उसकी वजह से चाइनीज बैंक्स की जो इंटरेस्ट की इनकम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर आप ये भी बोलो कि भाई उनकी जो ओवर कैपेसिटी थी उनकी जो एक्सेस कैपेसिटी थी वो सारी यूटिलाइज हो रही है क्योंकि वो अपना लेबर पाकिस्तान भेज रहे हैं। इससे उनकी कॉस्ट कम होगी, इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, तो चाइना को तो फायदा ही हो रहा है भाई। चाइना को नुकसान कुछ भी नहीं है। ये पैसे कहीं और लगा सकते थे, वैल्यूएशन में देख सकते हैं, पर ये बड़ा बच्चों वाला पॉइंट है। अगर देखा जाए तो चाइना को फायदा ही है, चाइना को नुकसान नहीं है। आप ये लिख सकते हो कि चाइना किसी और कंट्री में ये सारी चीजें लगा सकता था, बट चाइना के पास हमसे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं है। जो अगर पोर्ट की बात की जाए, केस में भी लिखा हुआ है उसमें, मतलब बहुत बीच में आ रहे हैं हम, बहुत जगह से वो कनेक्ट हो रहा है। अब पाकिस्तान को फायदे बताओ क्या है भाई? पाकिस्तान को क्या फायदे हैं? फायदे बता रहा हूँ खाली, फायदे क्या है पाकिस्तान को भाई? पहला फायदा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आ रही है। सही है, ऑन रेलवे। सही है, आप खुद अपने हिसाब से गवादर की एग्जांपल दे दो भाई। इंडस्ट्रियल जोन्स पाकिस्तान के यूटिलाइज हो रहे हैं, पाकिस्तान का गवादर पे है पूरा एक एक गांव था, देहात था तो गवादर इन लोगों ने काफी अच्छा कर दिया गवादर। फिर आप भी बोलो कि भाई पाकिस्तान की एक्चुअल और इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है तो इट विल बूस्ट द एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। तो पाकिस्तान में नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ आ रही है। सही है, पाकिस्तान में नॉन इन्फ्लेशनरी ग्रोथ आ रही है, पाकिस्तान में नॉन इन्फ्लेशनरी जीडीपी बढ़ रहा है, तो ये एक तरह से हमारा फायदा है। बिल्कुल, पोटेंशियल ग्रोथ इज इंक्रीजिंग। आप वही वाली बात करो, पाकिस्तान में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। फिर आप बोलो पाकिस्तान में जो है वो इन्वेस्टमेंट आ रही है रिलायबल एनर्जी के ऊपर, इससे कंज्यूमर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहे हैं क्योंकि रिलायबल इलेक्ट्रिसिटी जो है वो यहाँ पर हमारे पास सप्लाई आ रहे हैं। सही है, विथ 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 बेनिफिट्स, विथ बेनिफिट्स फॉर इंडस्ट्री एंड इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो ये बेटर एजुकेशन, बच्चे जो हैं वो लेट रात तक पढ़ पाएंगे क्योंकि बिजली वगैरह होगी तो रोशनी का मसला नहीं होगा। सही है, मशीनरी है लॉन्ग टर्म में और मजीद फायदे होंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये फायदे हैं। अच्छा, नुकसान। बिल्कुल, सबसे पहला पॉइंट मुझे अशर ने पहले ही बता दिया कि भाई यहाँ पर आप उसको सबसे पहला नुकसान ये बताओ, डिसएडवांटेजेस टू पाकिस्तान। सही है, चाइना को तो कोई डिसएडवांटेज नहीं है मेरी नजर में। डिसएडवांटेजेस टू पाकिस्तान, क्या नुकसान है पाकिस्तान को भाई? सबसे पहली चीज, ये जो पावर स्टेशन हैं, ये जो पावर स्टेशन हैं विच आर कोल एंड न्यूक्लियर, तो इससे हो क्या रहा है? इससे पोल्यूशन बढ़ रहा है। इससे आपका नॉन मटेरियल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का जो एलिमेंट है वो तो खराब हो रहा है ना। ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी इससे। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। फिर एक और पॉइंट आप ये कह सकते हो कि पाकिस्तान के डेट्स बढ़ रहे हैं, पाकिस्तान पे उधारी चढ़ रही है, पाकिस्तान में डिफॉल्ट ऑन दिस पेमेंट, जो कि रियलिटी में हम बहुत करीब आ चुके थे इस चीज के, पर अब तो थोड़ा बचे हुए हैं। सही है, तो डिफॉल्ट ऑन पेमेंट हो जाएगा। फिर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है ऑन पाकिस्तान से एबिलिटी टू रीपे, क्योंकि उसने केस में मुझे बताया हुआ है कि यार पाकिस्तान का जो है ना वो ऑलरेडी 25% का डेट चढ़ा हुआ है पाकिस्तान के ऊपर ऑफ जीडीपी। सही है, तो बहुत ज्यादा डेट है हमारे ऊपर, $60 बिलियन का हमारे पास डेट हुआ हुआ है। आप ये सबसे अच्छा पॉइंट जो आप सारे कह रहे हो, जो अशर ने भी बोला, जो उमर ने भी बोला, कि भाई पाकिस्तान की जो है बेनिफिट्स ऑन पाकिस्तान एम्प्लॉयमेंट रेट, ऑन पाकिस्तानी एम्प्लॉयमेंट इज अनक्लियर। व्हाई इट इज अनक्लियर? बिकॉज वी डू नॉट नो कि वो हमारे को कितने लोग इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उसने बोला था कि यार ये सारे काम जो कैरी आउट कर रहा है वो तो चाइना के वो कर रहे हैं, वो तो चाइना का सारा अपना हाई लेवल का स्टाफ आ रहा है, मैनेजर्स आ रहे हैं। तो ऐसे तो ये तो खाली हमारे फिर
ये तो सारे हमारे सिर्फ अनस्किल्ड लेबर को यूज करेंगे, हमारे सिर्फ मजदूरों को इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पे, हमारे एजुकेटेड लोग तो जाया ही होंगे। तो इफ चाइना ब्रिंग्स ओन लेबर, फिर आप ये भी बोलो भाई पाकिस्तान को कितना फायदा हो रहा है, डिजाइन क्लियर। अगर मैं आप डायरेक्टली इस क्वेश्चन की एक कंक्लूजन के ऊपर आऊँ ना, तो देखो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इन ऑर्डर टू कंक्लूड द चाइनीज इकोनॉमी विल बेनिफिट फ्रॉम द BRI, हाउएवर इट इज अनसर्टेन फॉर द पाकिस्तानी इकोनॉमी बिकॉज देयर आर बोथ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज ऑफ द BRI प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर आप देखो लास्ट पार्ट का आंसर मैंने आपको दिया हुआ है, कोई दो दो पॉइंट आपको बताने हैं और फिर वैल्यूएट करना है। 2 वर्सेस 1 भी आप कर सकते थे, एक फायदा एक नुकसान पाकिस्तान का बताओ, एक फायदा चाइना का बताओ और आंसर को वैल्यूएट कर दो। 6 8 मार्क, अच्छा 8 मार्क का सवाल है ये 8 मार्क का सवाल है, इसमें तो फिर ज्यादा कंटेंट होगा, ये तो मैंने देखा ही नहीं। 8 मार्क का क्वेश्चन है ये, तो फिर तो आपको थोड़ा ज्यादा पॉइंट्स बताने पड़ेंगे, तभी इतना आसान था ये, तभी अच्छे खासे पॉइंट्स हैं आपको। पार्ट सी भी देख लो, पार्ट सी भी अपन ने लिखा हुआ है। अपन ने डेफिनेशन भी देख ली थी इसकी, और फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन भी हो गया था, तो हमारे पास सारे क्वेश्चन मैंने आपको दे दिए, आप इनको गो थ्रू कर लेना। तो हमारा जो है ना ये वाला पेपर पूरा खत्म हो गया, ओ पूरा खत्म नहीं हुआ सॉरी, सेक्शन ए जो है हमारा खत्म हो गया, सही है।